दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया पूर्ण रूप से देखी जाए तो ये संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है, जिसको हम उदाहरणों के माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि संयोजन अभिक्रिया के दौरान दो क्रियाकारक अर्थात कह सकते हैं सरल अणु या परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। जबकि हम अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया में पढ़ते हैं कि यहाँ एक जटिल यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अपने सरल अणु या परमाणु में टूटे जाता है। अतः हम ये कहेंगे कि अगर किसी को संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया याद है तो अपघटनीय अभिक्रिया की परिभाषा वो आसानी से पढ़ सकता है या याद रख सकता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं? हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई जटिल यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर वह अपने सरल अणु या आयनों में टूट जाता है या परिवर्तित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। साधारण रूप से हम इस अभिक्रिया के बारे में ये भी कह सकते हैं कि अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है भाई? टूटना। अर्थात जब भी जटिल यौगिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे टूट के अपने सरल अणु आयनों में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। जिनका आपने एग्जाम्पल देखा कि यहाँ देखो NaCl रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ये NaCl जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये अभिक्रिया में भाग लेकर अपने सरल अणु या आयनों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। इसलिए ऐसे जो एग्जाम्पल जहाँ भी दिखें आप उसको कह सकते हैं या तो ये अपघटनीय अभिक्रिया है या फिर ये वियोजन अभिक्रिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अभिक्रिया दे रखी है ताप अपघटन अभिक्रिया, दूसरी दे रखी है विद्युत अपघटन अभिक्रिया और तीसरी है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब ये अलग अलग रूप से पढ़ी जाने वाली अभिक्रिया हैं जो परिभाषाओं में भी आपको अलग अलग क्या है परिभाषित होते हुए क्या है प्रकट होंगी। ताप का मतलब क्या है? ताप का मतलब होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। कौन सी अभिक्रिया? अपघटनीय अभिक्रिया। यदि जब भी कोई अपघटनीय अभिक्रिया संपन्न होती है और उस अपघटनीय अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए उसे ताप दिया जाता है, अर्थात वो ताप की उपस्थिति में ही अपने सरल अणु या आयनों में टूटे सकते हैं। तो ताप के कारण कोई जटिल यौगिक अपने सरल अणु परमाणु या आयनों में अपघटित हो जाते हैं, उसे ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में क्या प्रवाहित कर दी जाए? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित करें भाई? विद्युत धारा। तो वह जटिल यौगिक अपने सरल अणु या परमाणु में टूटे जाता है या सरल यौगिकों में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। अर्थात हम कहें कि वह अपघटनीय या वह वह अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटित होकर अपने सरल आयनों या सरल यौगिकों में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या होता है कि प्रकृति में बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जो संपन्न होते समय उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात वे बिना सूर्य के प्रकाश में कभी संपन्न नहीं हो सकती।
जैसे कि आपने पढ़ा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश के अभाव में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। अर्थात वहाँ होने वाली जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया कौन सी है? प्रकाश अपघटन। ऐसे बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती हैं। उन अभिक्रियाओं के बारे में या उन एग्जाम्पलों के बारे में हम तब अध्ययन करेंगे जब पूर्ण रूप से इन अभिक्रियाओं की हम जानकारी प्राप्त करेंगे या इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया। अब हम आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होते समय एक जटिल यौगिक था, ये माना उसका एक विलयन तैयार हो चुका है, अर्थात ये एक जटिल यौगिक था जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक नया परमाणु इस अभिक्रिया में डालते हैं, अर्थात इनकी हम क्या करते हैं, आपस में क्रिया करवाते हैं। तो इनमें क्या हो जाता है कि इनमें से जो यौगिक या जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक जटिल यौगिक बना रखा था, उनमें से एक का विस्थापन हो जाता है। जिसका विस्थापन होता है उसके स्थान पर कोई दूसरा यौगिक आकर क्या हो जाए, जुड़ जाए। अर्थात एक यौगिक के हटने से, एक पदार्थ के हटने से दूसरे पदार्थ का आकर वहाँ आकर जुड़ना क्या कहलाता है? याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही थी, एक क्या है, क्रियाकारक था AB, एक जटिल यौगिक था ये, जिसमें एक A और दूसरा कौन सा है, B, ये आपस में मिलकर एक विलयन बना रखे थे। अब इस विलयन में हमने क्या है, एक नया क्या है पदार्थ डाला, C। कौन सा पदार्थ डाला? C। जैसे ही C पदार्थ को हम डालते हैं तो ये C पदार्थ क्या करता है, इसमें से इस A को कहाँ विस्थापित कर देता है, बाहर कर देता है, अर्थात विलयन में से कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, और स्वयं उनका क्या करता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, और स्वयं B से क्रिया करके एक जटिल यौगिक का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई अणु, परमाणु या आयन किसी विलयन में उपस्थित किसी दूसरे अणु, परमाणु, आयन को विस्थापित करके उनका स्थान स्वयं ले लेता है, अर्थात वह विस्थापित हो जाता है। उसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं। अब बहुत सी बार क्या है, हमारे सामने समस्याएं आ जाती है कि पेपर में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दे देते हैं और उनमें से केवल सही गलत के रूप में पूछ लेते हैं कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, और ये अभिक्रियाएं अधिकतर विस्थापन अभिक्रिया में ही आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ें तो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें एक बिंदु पढ़ना चाहिए जो आपके पाठ में भी चलता है, जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। क्या नाम है भाई? सक्रियता श्रेणी। अगर आपने ये सक्रियता श्रेणी सही तरीके से याद कर ली तो आप एग्जैक्ट ये बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, उसकी आप पूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले देखो सक्रियता श्रेणी क्या है। सक्रियता श्रेणी होती है कि तत्वों को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में, सक्रियता का घटता क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर सबसे सक्रिय, सबसे नीचे सबसे कम सक्रिय। जैसे कि हम छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाते हुए देखते हैं या उनको बोलते हुए देखते हैं कि एक काउंटिंग में वो बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उसका बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। सबसे पहले 1 सबसे कम,
सबसे नीचे कितने हैं 10, वो सबसे ज़्यादा। एक काउंट आपने सुना होगा कि उसका विपरीत, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें हमने सबसे ऊपर क्या रखा 10, सबसे नीचे क्या रखा 1। इसका मतलब हम जब उसको लिख रहे हैं तो उसके कौन से क्रम में लिख रहे हैं, घटते क्रम में। कौन से क्रम में, घटते क्रम में। ऐसे ही जो क्या है कि सक्रियता श्रेणी में जितने भी क्या है तत्व हैं, उनको अगर हम एक क्रम से रखते हुए चले जाएं और क्रम से रखते हुए अगर उसको चलें तो सबसे ऊपर वाला तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए और सबसे नीचे वाला तत्व सबसे कम सक्रिय होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या पढ़ा, तत्वों को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना उसकी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि 10th क्लास की किताब है, उसमें हम देखते हैं कि सबसे सक्रिय तत्व सक्रियता श्रेणी में क्या दे रखा है भाई, सोडियम। क्या दे रखा है, सोडियम। लेकिन हम आगे बात करें, जब हम आगे क्लासों में पढ़ते हैं तो सोडियम का स्थान बहुत नीचे आता है। किसके रूप में, सक्रियता के रूप में। यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाला तत्व कौन सा है, लिथियम। कौन सा है भाई, लिथियम। और सबसे कम सक्रिय कौन होता है, गोल्ड, सोना। सोना एक ऐसा तत्व है जो किसी भी विलयन में से किसी भी तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। लेकिन अगर सोने को अगर क्या है किसी विलयन में से हम विस्थापित करना चाहें तो यहाँ सभी तत्व जो लिखे हुए हैं ये सारे तत्व क्या करेंगे, इस गोल्ड को क्या कर देंगे या सोने को उस विलयन में से विस्थापित कर देंगे, क्योंकि इसकी सक्रियता बहुत कम होती है, अर्थात ये सक्रियता में सबसे नीचे होता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि प्रकृति में सोना एक ऐसी धातु है जो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, अर्थात ये किसी से क्रिया नहीं करता। क्रिया इसलिए नहीं करता क्योंकि इसकी सक्रियता लगभग सभी तत्वों से क्या होती है, कम होती है। इसीलिए ये किसी भी विलयन में से उन तत्वों को हटा नहीं पाता और उनके स्थान पर ये अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए सक्रियता श्रेणी में इसको सबसे नीचे रखा जाता है। अब आप ये देखें कि ये क्या है, सक्रियता श्रेणी का जो ये मसला बहुत लंबा चौड़ा है, इसे को हम कैसे याद कर सकते हैं। ये तो हमारे सामने समस्या आ गई। अपने सामने ये कोई समस्या नहीं है, ये एक साधारण सी समस्या है। यदि हम इस समस्या का समाधान करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इस सक्रियता श्रेणी को पढ़ने के लिए एक चाइनीज़ गाना तैयार कर सकते हैं और उस चाइनीज़ गाने के रूप में क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको पढ़ें तो कोई भी चीज़ आसान हो जाती है। ये एक फॉर्मूला है जिससे इसको याद रखा जा सकता है। अब मैंने यहाँ लिखा है, देखो आप इसको पढ़ सकते हैं, बार बार इसको क्या है आप पढ़ें। अगर आप बाहर कहीं घूम रहे हैं तो किसी कागज़ पर इसको बनाकर रखो, बार बार इसको रिपीट करो। घर में बैठे हैं, फ्री हैं, तो आप उस कागज़ को निकालें और फिर उसको क्या है एक अध्ययन के रूप में काम में लें। तो बार बार अगर हम इसको अध्ययन के रूप में काम में लेंगे, बार बार इस गाने का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो ये चीज़ें हमें कुछ ही समय में पूर्ण रूप से याद हो जाएंगी, अर्थात उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे कि मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप एक बार सुने। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो, लिप्पोबे, नीचे लिखा है स्ट्राकेसो, इससे नीचे मैग एल में, फिर लिखा है जिंक्रो आई, फिर लिखा है कैडकोनी, फिर लिखा है टिल्ले हाई, फिर लिखा है कॉमर्सी प्लेगो। अब आप ये देखें कि यहाँ एफ ई लिखा है। अब एफ ई के नीचे क्या आना चाहिए, सी डी आना चाहिए, और आता ही है, लेकिन यहाँ जगह कम होने के कारण मैंने क्या है कि इसको ऊपर डाल दिया। तो आप ध्यान रखें कि इसके नीचे आने वाली जो चीज़ होगी, एफ ई के नीचे आने वाली चीज़ कौन सी होगी, सी डी। कौन सी होगी, सी डी। यदि हम इसको एक ही क्रम में रखते हुए चले जाएं तो सबसे नीचे कौन आ जाएगा, ए यू। सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, लिथियम। कौन हो जाएगा, लिथियम। धीरे धीरे अगर आप इसको क्या है प्रयोग में लेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा और आसानी से आप क्या करेंगे, इसको प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि यहाँ लगातार बोले, लिप्पोबे, स्ट्राकेसो, मैगेल में जिंक्रोआई, कैडकोनी, टिल्ले हाई, कॉमर्सी प्लेगो। फिर एक बार रिपीट करें,
लिपोबेस्टाकेसो, मैगेल में जिंक्रोआई, कैडकोनी टिल्लेहाई, कॉमर्सी प्लेगो। इस प्रकार से एक बार इसको याद करो। फिर आप इनके जो एक एक शब्द लिखे हुए हैं उनका आप क्या है प्रतीकों के रूप में लिखने का प्रयास करें। ली का मतलब क्या है लिथियम, पो का मतलब क्या है पोटेशियम, बे का मतलब क्या है बेरिलियम, स्ट्रा का मतलब क्या है स्ट्रांसियम, के का मतलब क्या है कैल्शियम, सो का मतलब क्या है सोडियम, मैग का मतलब क्या है मैग्नीशियम, एल का मतलब क्या है एल्यूमिनियम, मै का मतलब क्या है मैग्नीज, जिंक जी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है जेडन, जिसको हम जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जिंक। क्रो का मतलब क्या है क्रोमियम, आई का मतलब क्या है आयरन। ठीक है ना, इसको एफ ही लिखते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है फेरम। जैसे यहाँ सो को हमने क्या लिखा है Na, सोडियम को, क्योंकि इसका भी लैटिन नाम क्या है बताइए क्या होता है, नहीं पता होगा। तो अगर आप सोडियम को यदि किसके रूप में पढ़ें इसके लैटिन नाम के रूप में पढ़ें तो इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है नेट्रियम। आई समझ में। कैड का मतलब क्या है कैडमियम, को का मतलब क्या है कोबाल्ट, नी का मतलब क्या है निकिल, टी का मतलब क्या है एसन, टिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई टिन। ले का मतलब क्या है लेड, जिसको हम पी भी लिखते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है पब्लिडम। क्या होता है भाई पब्लिडम। हाई का मतलब क्या है हाइड्रोजन, को का मतलब क्या है कॉपर, मर का मतलब क्या है मर्क्यूरस, जिसको हाइड्रोजेनियम कहते हैं, इसीलिए इसका प्रतीक क्या रखा गया Hg। सी का मतलब क्या है सिल्वर, चांदी कहते हैं जिसको। सिल्वर को यदि हम लैटिन नाम में पढ़ें तो उसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटेनम, इसीलिए इसका प्रतीक क्या रखा गया Ag। प्ले का मतलब क्या होता है प्लेटिनम, गो का मतलब क्या होता है गोल्ड, लेकिन इसको AU से लिखा गया है। क्यों लिखा गया है क्योंकि इसका भी लैटिन नाम क्या होता है ओरम। क्या होता है भाई ओरम। तो इस प्रकार से इसको आप 10-20 बार क्या है रेगुलर रूप में रहकर इसका अध्ययन करते रहें, बार बार इसको क्या है बोलें। ठीक है ना, बार बार अगर इसको क्या करेंगे गाने के रूप में पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें आपको कुछ ही समय में क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी या कौन सी नहीं होगी, जिसके लिए मैंने साइड में कुछ एग्जाम्पल डाल रखे हैं। आप इन एग्जाम्पलों पर ध्यान दें कि सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है FeSO4 और इसकी क्रिया हम करवा रखे हैं जिंक से। किससे करवा रखे हैं जिंक से। यहाँ देखो ये फेरस सल्फेट का एक लवण बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई लवण। इस लवण में हमने क्या डाल दिया जिंक। जैसे जिंक हम इसमें डालते हैं तो जिंक क्या कर देता है याद रखना Fe को उसके विलयन में से कहाँ निकाल देता है बाहर। ठीक है ना, और बाहर निकाल के Fe के स्थान पर कौन आ जाता है Zn, जबकि Fe कहाँ निकल चुका है बाहर निकल चुका है। इसका मतलब Fe का क्या हो गया विस्थापन। क्या हो गया भाई विस्थापन। इसीलिए यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है भाई विस्थापन। इसका मतलब यहाँ देख लिए कि यहाँ Fe का स्थान कहाँ है यहाँ, Zn का स्थान कहाँ है यहाँ। इसका मतलब Zn Fe से कहाँ है ऊपर, Zn अधिक सक्रिय है इसलिए Fe को उसके लवण में से क्या कर सकता है ये हटा सकता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से क्या हो सकती है संपन्न हो सकती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है ZnSO4 + Cu। जिंक सल्फेट का एक लवण बना हुआ था, उस लवण में हमने क्या डाल दिया कॉपर। जैसे कॉपर डाल के हमने एक अभिक्रिया संपन्न की, लिखा हुआ है CuSO4 + Zn। कॉपर सल्फेट का लवण बना रहे हैं, जिंक को कहाँ निकाल रहे हैं बाहर। तो क्या कॉपर जिंक को जिंक के लवण में से हटा सकता है या नहीं हटा सकता। इसके लिए आपको क्या करना होगा सक्रियता श्रेणी में जाना होगा। सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे जिंक का स्थान कहाँ है यहाँ, कॉपर का स्थान बहुत नीचे है, बहुत नीचे। इसका मतलब कॉपर कभी भी जिंक को उसके लवण में से नहीं हटा सकता। अभिक्रिया हमने बना तो दी, पेपर में भी लिखा हुआ आ जाता है, केवल आपसे पूछता है कि कौन सी सही और कौन सी गलत, कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो हमें इससे पता लगा कि ये अभिक्रिया कभी संपन्न नहीं हो सकती। तीसरी दे रखी है
FeSO4 फेरस सल्फेट के विलयन में हमने क्या डाला, कॉपर। कॉपर Fe को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो क्या वास्तव में ही कॉपर Fe को विस्थापित कर सकता है? तो हम वापस इसमें चलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है भाई, Fe। यहाँ क्या दे रखा है, Cu। Cu का स्थान Fe से कहाँ है, नीचे। ज़्यादा सक्रिय कौन है, Fe। कम सक्रिय कौन है, कॉपर। कॉपर Fe को उसके लवण में से कभी नहीं हटा सकता, इसलिए ये अभिक्रिया भी संपन्न नहीं हो सकती। अगली अभिक्रिया देखते हैं। कॉपर सल्फेट का एक लवण बना हुआ है जिसमें क्या डाल रखा है भाई, जिंक। क्या डाल रखा है, जिंक। उत्पाद क्या बना रखा है, ZnSO4 प्लस Cu। जिंक लवण बना रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। क्या वास्तव में विस्थापित कर पाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जिंक का स्थान यहाँ है, कॉपर का स्थान यहाँ है। ज़्यादा सक्रिय कौन है, जिंक। कम सक्रिय कौन है, कॉपर। कॉपर को क्या करेगा, वो उसके लवण में से जिंक कौन हटा देगा, जिंक हटा देगा, और जिंक कॉपर का स्थान लेकर क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो सकती है। लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है, गौर से देखें एक बार। क्या है चीज़ों को समझ जाओगे तो फिर क्या आपको अभिक्रिया क्या है संचालित करने में कोई समस्या नहीं आएगी, अर्थात उसको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ कॉपर सल्फेट का एक लवण बना है जिसमें हमने क्या डाल रखा है, Fe। तो क्या Fe वास्तव में CuSO4 में से Cu को हटा देगा? तो आप यहाँ जाइए, यहाँ देखें Fe का स्थान यहाँ, कॉपर का स्थान यहाँ। ज़्यादा सक्रिय कौन, Fe। कम सक्रिय कौन, Cu। इसीलिए Cu को क्या है, Fe आसानी से उनके लवणों में से विस्थापित कर देगा। इसका मतलब ये अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। अब इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है कि कौन सी क्या है अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, एक बार इसको पूर्ण रूप से तैयार करें। आपके दिमाग में ये चीज़ क्या होनी चाहिए, छपी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ का स्थान कहाँ और कौन सी का स्थान कहाँ, कौन सा तत्व कौन से स्थान पर आएगा, कौन सा तत्व कौन से स्थान पर आएगा। अभिक्रिया देखते ही आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं चौथी अभिक्रिया में। चौथी अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, जैसे पहले एग्जाम्पल को देखो, एक क्रियाकारक AB, दूसरा क्रियाकारक कौन है, CD। दो क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और दो क्रियाकारक अभिक्रिया के रूप में भाग लेकर दो उत्पाद बना रहे हैं। एक बना रहे हैं AD, एक बना रहे हैं CB। पहले से विपरीत अलग बना रहे हैं ना। इधर देखिए, यहाँ A इधर के किससे क्रिया कर रहा है भाई, D से। इधर B किससे क्रिया कर रहा है भाई, C से। और ये क्या है, नए रूप में क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उस पर क्या है, कुछ मूलक होते हैं। मूलक दो होते हैं, एक धन मूलक और एक ऋण मूलक। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब लिखते हैं तो समीकरण में जब क्या है कि उन चीज़ों को व्यक्त करते हैं तो धनात्मक को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर। ऋणात्मक को कहाँ रखते हैं, दाहिनी ओर। और हमेशा बाईं ओर कौन आता है, धनात्मक। बाईं ओर कौन आता है, ऋणात्मक। तो देखो इसके ऊपर चार्जेज क्या होगा, प्लस, इस पर क्या होगा, माइनस। इस पर क्या होगा, प्लस, इस पर क्या होगा, माइनस। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। क्या करते हैं भाई, आकर्षित। तो देखिए यहाँ A है, ये किससे क्रिया करेगा, D से, क्योंकि इस पर प्लस और इस पर क्या है भाई, माइनस। तो प्लस हमेशा किससे क्रिया करेगा, माइनस से। इधर ये प्लस और ये क्या है, माइनस, इसलिए प्लस किससे क्रिया करेगा, माइनस से। इसलिए पहला उत्पाद क्या बना, A और D, इसलिए क्या बना, AD। यहाँ देखो दूसरा उत्पाद क्या बना, CB। बहुत सी बार क्या है, बच्चे क्या लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट रूप से BC लिख देते हैं। और BC लिखना वास्तव में ही गलत है। क्यों गलत है, BC लिखते ही ऋणात्मक कहाँ गया, बाईं ओर। प्लस था वो कहाँ चला गया, दाहिनी ओर। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं। इसीलिए हम कहते हैं या पढ़ते हैं कि हमेशा धनात्मक को कहाँ रखो, बाईं ओर। ऋणात्मक को कहाँ रखो, दाहिनी ओर। ठीक है ना। इसीलिए पहले कौन आएगा, C, फिर कौन आएगा, B। उत्पाद क्या बनेगा, CB। तो इसे उदाहरण से आप क्या समझ रहे हैं
इस उदाहरण से हम ये समझ रहे हैं कि इनके मूलकों में परस्पर विनिमय हो रहा है। इनके मूलक आपस में क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। मूलक कौन से, प्लस और माइनस, एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। इधर वाला प्लस, उधर वाला माइनस, उधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस, आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं कि उत्पाद बना रहे हैं। इसलिए परिभाषा क्या हो सकती है, परिभाषा हो सकती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो पदार्थों के मूलकों में परस्पर विनिमय के दौरान दो नए पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, द्विविस्थापन। ठीक है, उदाहरण दे रखा है जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की क्रिया किससे करवाएं, पोटेशियम क्लोराइड से, पोटेशियम क्लोराइड से करवाएं। जैसे ही क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब Ag पे प्लस और NO3 पे माइनस, K पे प्लस Cl पर माइनस। इसका मतलब प्लस किससे क्रिया करेगा, माइनस से। इधर का प्लस किससे क्रिया करेगा, माइनस से। दो नए उत्पाद बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है वो कौन सी हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी हो रही है भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आगे हम अभिक्रिया पढ़ते हैं मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। ये अभिक्रिया संपन्न होने में लगे समय के आधार पर होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। अगली पढ़ते हैं उष्माक्षेपी व उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया संपन्न होते उष्मा कहाँ निकले, बाहर, वो तो होती है उष्माक्षेपी। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि अभिक्रिया संपन्न होते समय उष्मा को क्या करती हैं, ग्रहण, इसलिए उसको कहते हैं उष्माशोषी। जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकले वो उष्माक्षेपी, जिस अभिक्रिया में उष्मा ग्रहण की जाए वो उष्माशोषी। अगली अभिक्रिया रेडॉक्स, जिसका हम विस्तारित रूप से अध्ययन जब इसके बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रियाओं के बारे में, तब इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। अगली अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। इसका भी हम अध्ययन क्या है उस समय करेंगे जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, एक शॉर्ट रूप पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके पश्चात 9 नंबर पे जो अभिक्रिया है वो है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी, जो दोनों दिशाओं में चले। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चले। ठीक है, ये 9 पॉइंट हैं जो अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में बताते हैं। अर्थात हमने कितने प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, 9 प्रकार।